फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से प्रस्तुत हुई हूँ आपके समक्ष हमारी कक्षा 7वीं का बसंत भाग 2 अध्याय नंबर 15 जिसका नाम है नीलकंठ। तो आज हम नीलकंठ के जो है भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि भाग ए जो हमने जैसे कि इस चैप्टर को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। आधा हमने इससे पहले पढ़ा था और आधा हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमने भाग 1 में पढ़ा था, तो हमारी जो चैप्टर है वो वहाँ तक कहाँ तक कवर हमने किया था कि किस तरीके से महादेवी वर्मा जी नीलकंठ को घर लेके आई थी और उनको एक कमरे में रखा था। फिर धीरे धीरे वो उनके साथ घुलने मिलने लग गए थे। फिर उन्होंने उनको एक जहाँ पर उनके सारे जीव जंतु, जहाँ पर तोते, खरगोश, कबूतर वगैरह सभी रहते थे, उनके पास उनको रखा था। तो अब आगे देखिए, जब नीलकंठ को उस जाली वाले घर में ले जाया गया, उसके बाद क्या हुआ, नीलकंठ ने कैसे उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाई और फिर आगे क्या हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। तो देखिए बेटा, इसमें जो महादेवी वर्मा है उन्होंने मोरनी के चित्र का वर्णन किया है कि मोरनी किस तरीके से बढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब मोर, जो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मोर बड़ा होने लगा था, फिर उसकी रूपरेखा के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसा दिखता था। तो अब यहाँ पर मोरनी की रूपरेखा बताई गई है कि वो मोर के समान तो सुंदर नहीं दिखती थी जितना मोर सुंदर लगता था, लेकिन फिर भी वो क्या थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन किससे कम सुंदर थी? मोर से कम सुंदर थी। फिर उन्होंने बताया कि उनकी जो लंबी गर्दन है, मोरनी की जो लंबी गर्दन है, वो धूप छाई जैसी थी। उसके सर पे एक कलगी थी जो हवा में हिलती रहती थी, और उसके जो पत्र थे कहीं से गोरे तथा कहीं से काले थे, और वो जब चलती थी, चलते हुए, तो वो क्या लगती थी, जैसे कि वे मोर की सहचारणी, मतलब कि संगिनी है। ठीक है, तो इससे पता चलता था कि जो मोरनी है वो क्या थी, मोर की ही जैसी है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो देखिए यहाँ पर जो महादेवी वर्मा है, जैसे जैसे मोर मोरनी बड़े हो गए तो उन्होंने उनका नाम भी रख दिया। तो नीली बेटा, नीलाभ मतलब नीली, ठीक है, और ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। नीली गर्दन होने के कारण जो मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। जैसे हमने बताया था ना अभी महादेवी वर्मा ने कि जब वो मोर बड़ा हो रहा था तो उसकी गर्दन बहुत नीली थी, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। ठीक है, तो क्योंकि जो मोरनी है वो मोर के साथ साथ रहती थी, तो इसलिए उसका नाम राधा रख दिया गया था। तो यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन बन जाता है कि महादेवी वर्मा जो मोरनी का जोड़ा लेके आई थी, उनके नाम क्या रखे गए? मोर का नाम था नीलकंठ और मोरनी का नाम था राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। तो देखिए आगे महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब नीलकंठ ने अपने आप को उन जीव जंतुओं के साथ इस तरीके से जोड़ लिया कि कब उन सब ने नीलकंठ को क्या बना दिया, सेनापति बना दिया और अपने आप का संरक्षण बना दिया। मतलब कि उन्होंने सारे जो भी जीव जंतु थे उस पिंजरे में, उनके घर में उनका विश्वास जीत लिया, और सभी ने उनको क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। तो वो क्या करते, जब महादेवी वर्मा उनको दाना देती तो वो सभी खरगोशों को, कबूतरों को इकट्ठा करके उस ओर ले जाते थे जहाँ पर दाना दिया जाता था, और वह उधर वहाँ पर क्या करता रहता था, सबकी रखवाली करता रहता था। अगर कोई कुछ गड़बड़ करता, जैसे कि मान लीजिए सभी जीव जंतु हैं तो कुछ ना कुछ शरारत तो करेंगे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो वो क्या करता बेटा, चंचू प्रहार का मतलब होता है चोंच से मारना। ठीक है, चंचू का मतलब होता है चोंच, तो चोंच को चुभा चुभा के सबको दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे
आंत्रक्रदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पहनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेधन संस्कार हो जाता था। तो देखिए बेटा, आंत्रक्रदन होता है करहाना, ठीक है, पीड़ा से कराना। और कर्णवेधन, वेद का मतलब होता है कान में छेद करना, ठीक है। और क्रोधित मतलब गुस्सा होना। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं महादेव वर्मा कि छोटे जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे उनको वो अपनी चोंच में उठा लेता था, और जब तक वो पीड़ा के कारण कराहने नहीं लगते थे उनको छोड़ता ही नहीं था। और कभी कभी तो उन खरगोशों के कान में क्या हो जाता था, छेद हो जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ पर छोटे बच्चों के कान में छेद किए जाते हैं तो उसे बेटा कर्णवेधन संस्कार बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो होता है हम सब में। तो वो कहते हैं कि ऐसे लगता था कि जैसे कि उन खरगोशों का कर्णवेधन संस्कार हो गया, मतलब कि कान छेदने वाला संस्कार हो गया है। पर वे भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआल सा खेलते रहते थे। देखिए यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात की गई है नीलकंठ के लिए कि वो क्रोधित होता था तो सबको दंड भी देता था, तो उसका दंड सबके लिए एक समान होता था। ये नहीं कि खरगोशों को ही दंड दिया, कबूतरों को नहीं दिया या तोतों को नहीं दिया। अगर कोई भी गड़बड़ करता वो सबको दंड देता था, लेकिन जैसे ही दंड देता था वैसे ही एक समान वह सबसे प्यार करता था। ये नहीं कि वो खरगोशों से ज़्यादा प्यार करता था, तोतों से कम करता था, सबसे प्यार करता था। और क्या करता था, मिट्टी में बैठ जाता था और अपने पंखों को फैला लेता था, और सभी जैसे छोटे खरगोश थे, तोते थे, कबूतर थे, उसके पंखों के बीच में छिप जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि सभी क्या कर रहे हैं, उसके पंखों के नीचे लुका छुपी खेल रहे हैं। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि जाली के अंदर से एक सांप आ जाता है, पिंजरे के अंदर जो जाली होती है वहाँ पर आ जाता है, और उसको देखकर जो सभी जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक छोटा सा खरगोश उस सांप की पकड़ में आ जाता है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे ही एक दिन उस जाली के अंदर एक सांप आ गया था, तो उस सभी जीव जंतु तो इधर उधर हो गए थे, लेकिन एक खरगोश के बच्चे को उस सांप ने पकड़ लिया था। अब खरगोश का आधा धड़ तो सांप के अंदर था और आधा मतलब पीछे वाला हिस्सा सांप के फन के अंदर था और आगे वाला हिस्सा बाहर था। वो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें से क्या हुआ कि जो वो खरगोश की आवाज़ इतनी तेज भी नहीं थी कि कोई और उसे सुन सके, जैसे कि महादेवी वर्मा या उनका माली वगैरह कोई सुन सके, तो इतनी तेज वो नहीं थी। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो मोर होते हैं, मोरों की जो सुनने की शक्ति बहुत पावरफुल होती है, बहुत तेज होती है, तो उस धीमी सी आवाज़ को भी नीलकंठ ने सुन लिया था। और जैसे ही उसने सुना वो झट से वो झूले पे ऊपर सो रहा था, उस झूले से उतर के एकदम वो नीचे आ जाता है और आकर वो सारा मंजर देखता है। लेकिन उसने अपनी चेतना का होता है बेटा समझना, उसने अपनी समझ से क्या किया कि जैसे वो अगर चोंच मारता किसको, सांप के फन पे, तो अगर वो सांप के फन पे चोंच मारता तो उसके कारण वो खरगोश भी घायल हो सकता था। इसलिए उसने क्या किया, उसके फन पर चोंच नहीं मारी। तो देखिए उसने उस खरगोश को कैसे बचाया था, ये हम आगे देखेंगे। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट
सा वहीं पड़ा रहा। तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी कि उसने सीधे फन पर प्रहार नहीं किया, बल्कि क्या किया कि उसने जो सांप था उसके उसके फन को अपने पंजों से दबा लिया और फिर उसके शरीर पर बार बार प्रहार किए। तो बार बार प्रहार करने के कारण वो अधमरा हो गया, तो उसकी पकड़ ढीली हो गई, जिसके कारण जो खरगोश का बच्चा है उसके मुंह से बाहर आ गया। वो आ तो गया लेकिन वो निश्चेत सा वहीं पड़ा। निश्चेष्ट सा होता है बेटा बेहोश, लेकिन वो बेहोश सा वहां ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था। ठीक है, निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा, बेहोश ऐसे ही पड़ा रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। कौन पड़ा रहा? खरगोश। ठीक है, राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास आ गया और रात भर अपने पंखों के नीचे उसे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा क्या कहते हैं नीलकंठ के बारे में कि जो राधा थी वो वहीं पर थी, लेकिन उसने नीलकंठ की कोई सहायता नहीं की थी, लेकिन उसने क्या किया था? मंदकेका। बेटा मंदकेका होता है मोर की धीमी आवाज। ठीक है, केका मतलब होता है मोर की आवाज। तो उसने अपनी आवाज में इस घटना के बारे में सबको बता दिया। तभी वहां पर सबसे पहले माली पहुंचता है, उसके बाद महादेवी वर्मा और उसके अन्य लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो महादेवी वर्मा क्या देखती हैं कि नीलकंठ ने सांप को 2 भागों में बांट दिया था, अर्थात उसने उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसको मारने के बाद वह खरगोश के पास जाता है और उस खरगोश को अपने पंखों के बीच में क्या कर लेता है? छिपा देता है। अब उष्णता का मतलब होता है बेटा गर्माहट, गर्मी देना, और उस रात भर अपने पंखों में उस खरगोश को रखता है और उसे गर्मी देता है। तो इस घटना से मुझे आज समझ में आया है कि जो कार्तिकेय कौन थे बेटा? वो भगवान शिव जी के पुत्र थे और जिन्होंने मोर को अपना वाहन बनाया था। तो महादेव वर्मा कहते हैं कि मुझे उस घटना को देखकर समझ में आया कि कार्तिकेय हैं उन्होंने मोर को अपना वाहन क्यों चुना होगा। ठीक है, उस पक्षी के स्वभाव से और समझ से, कि देखिए स्वभाव और समझ कैसे आता है। यहाँ पर समझ कहाँ पर प्रतीत हुई थी उसकी, कि उसने सीधा सांप के ऊपर प्रहार न करके उसको पहले पकड़ा और फिर उस पर प्रहार किया, क्योंकि खरगोश की जान खतरे में थी, उससे खरगोश को चोट लग सकती थी। अब देखिए स्वभाव कहाँ से, कि जब खरगोश अधमरा पड़ा हुआ था तो उसे वो पूरी रात अपने पंजों में रखता है, अपने पंखों में रखता है और उसे गर्मी प्रदान करता है ताकि वो बच जाए। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। देखिए यहाँ पर आगे क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जो मोर हैं वो कला प्रिय तो होते ही हैं, लेकिन वो हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें बाज और चील की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जो स्वभाव से ही कैसे होते हैं? हिंसक होते हैं। और नीलकंठ में जातिगत विशेषताएं थी। जातिगत विशेषताएं होता है कि उसकी अपनी एक अलग विशेषता थी। ठीक है, और वो उसका मानवीकरण कैसे किया था उन्होंने, कि जो उसके मानवीकरण का मतलब होता है बेटा किसी से क्या करना, उसका कंपैरिजन करना। ठीक है, जैसे उन्होंने उसके जो पंख थे उनको इंद्रधनुष के समान बताया था,
और वो क्या करता था कि अपने पंखों को मंडलाकार, मंडला मतलब कार होता है गोलाई में, जैसे आपने देखा होगा ना जब मोर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, तो अपने पंखों को ऊपर उठा लेते हैं और एक सर्कल सा ड्रॉ कर देते हैं, और कभी कभी उनको वो एकदम से हिलाते हैं, फिर रुक जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं कभी। अगर आपने कभी मोर का नृत्य देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से वो नाचते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है नीलकंठ का मानवीकरण किया था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिने ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। तो देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि जो राधा है वो जैसे नीलकंठ नाचता था। नीलकंठ कैसे नाचता था? अपने परों को मंडलाकार मतलब गोलाई में बनाकर कभी इधर कभी उधर कभी उधर ऐसे करके नाचता था। लेकिन जो राधा थी वो ऐसे नहीं नाच सकती थी, लेकिन वो फिर भी उसके साथ ताल से ताल मिलाती थी। कैसे कि कभी वो उसके पंखों को एक तरफ से छू जाती थी, दूसरी तरफ निकल जाती थी, कभी दूसरी तरफ से छूती हुई एक तो दूसरी तरफ चली जाती थी। तो इस प्रकार दोनों अपने क्या करते थे, दोनों नाचते रहते थे। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली। देखिए अब क्या था कि महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मुझे नहीं पता चला कि नीलकंठ को ये कैसे पता चला कि उसका जो नृत्य है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब वो क्या करता था, वो हमेशा जब मैं बैठती तो मेरे पास आ जाता और मुझे क्या करता, नाच दिखाता था। अपने सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर खड़ा हो जाता और मुझे अपना नाच दिखाता था। और कभी कभी मेरे घर पे विदेशी सेनानी, ठीक है, विदेशी सेनानी आते थे और वो नाचता तो मेरे लिए था, लेकिन वो समझते थे कि जो नीलकंठ है वो हमारा स्वागत कर रहा है, और तो वह बहुत खुश होते थे और ये समझते थे कि हमारा सम्मान बहुत हो रहा है। और कई विदेशी महिलाएं भी आती थी जिन्होंने उसे परफेक्ट जेंटलमैन मैन कहकर भी पुकारा था। तो यहाँ पर देखिए एक मोर कितना समझदारी का काम करता था, कितना अपने मालिक के प्रति वफादार था, कि उसे जब पता चला कि मेरी जो मालिक हैं उन्हें मेरा डांस अच्छा लगता है, मेरा नाचना अच्छा लगता है, तो वो जब भी वहाँ बैठती तो वो आ जाता अपने पंख को उठाकर और वो नाचने लग जाता था। तो जैसे कहते हैं कि मेरे घर पे, उनके घर मतलब कि महादेवी वर्मा के घर पे बहुत से सेनानी भी आते थे, तो वो नाचता तो अपने मालकिन के लिए था, लेकिन वो समझते थे कि नीलकंठ क्या कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है, हमारा स्वागत कर रहा है। ठीक है। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। देखिए बेटा, पुष्पित मतलब फूलों से लदे हुए, पल्लवित मतलब कि पत्तों से लदे हुए। देखिए यहाँ पर क्या कहती हैं कि मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि जिस पैनी नुकेली चोंच से उसने विषधर मतलब सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, अब वो कितने प्यारे तरीके से मेरे हाथों से उस नुकीली चोंच से क्या खाता है, दाने खाता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि नीलकंठ को जो फलों से लदे हुए पेड़ अच्छे नहीं लगते थे, बल्कि उसे फूलों से और पत्तों से लदे हुए पेड़ ज्यादा अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। ठीक है। अभी क्या कहते हैं कि जब बसंत का मौसम आता था तो जो आम के वृक्ष होते बेटा, मंजरियों मतलब होता है जो बौर आता है ना, आम लगने से पहले जो आम का पुष्प होता है, मतलब उसको हम बौर बोलते हैं।
वो आता था तो वो उसको बहुत अच्छा लगता था। और जो अशोक के जो लाल लाल पत्ते आते थे वो भी उसे बहुत भाते थे। तो बसंत के मौसम में तो वो जाली घर में रहना पसंद ही नहीं करता था। वो इतना उत्तीर्ण हो जाता था बाहर जाने के लिए कि हमें हार कर उसे जाली घर से बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और तब उस उनकी मंद केका की गूंज अगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों से उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसे तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता था और उसकी केका का स्वर उतना ही मध्य से मध्यतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाइने पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। तो देखिए यहाँ पर जो नीलकंठ की जो प्रिय ऋतु थी वर्षा ऋतु, उसके बारे में वर्णन किया है कि किस तरीके से जो नीलकंठ और वो जो राधा थी वो उसमें वो किया करते, उसका आनंद लिया करते थे। तो महादेव वर्मा कहते हैं कि जो नीलकंठ की जो प्रिय ऋतु थी वो वर्षा ऋतु थी। जब आकाश में काले बादल छाते थे तो राधा और नीलकंठ दोनों बहुत प्रसन्न होते थे। जितनी तेज बूंदें पड़ती थी और क्या कहते हैं हवा चलती थी और बारिश होती थी और बिजली गरजती थी, उतनी ही उनकी जो क्रियाएं हैं वो तेज हो जाती थी। जैसे कि उनका नाचना, उनकी आवाज़, ये सारी चीज़ें उन जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती थी वैसे वैसे ही उनकी जो क्रियाएं हैं वो तेज होती जाती थी। तो वो उसमें क्या करते थे, तो जो आपने देखा होगा कि बारिश की ऋतु में जब वर्षा ऋतु होती है तो जो मोर होते हैं वो नाचने लग जाते हैं। तो ऐसे ही नीलकंठ जैसे बारिश होती थी तो क्या करता था, कभी अपने जैसे बारिश होके बंद हो जाती थी तो कभी अपने दाएं पैर से कभी बाएं पैर से अपने पंखों को सुखाता था, या फिर कभी कभी तो वो ऐसा करते थे कि एक दूसरे के पंखों को फटकार कर उनमें आने वाली बूंदों को पीते थे और ऐसे ही अपने एक दूसरे के पंखों को सुखा लेते थे। लेकिन इतना अच्छा उनमें वो था, प्रेम था, तो इसके बीच में एक करुणा कथा, करुणा मतलब कि करुण कथा का मतलब होता है बेटा दुखमयी, ठीक है। किस तरीके से एक दुख, एक ऐसी कथा का आरंभ हुआ यह बताना बहुत मुश्किल है। अब देखिए अब क्या होता है कि नीलकंठ और राधा के बीच में एक नई एंट्री होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान थी। उसके गूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अब देखिए मैंने आपको भी बताया था ना कि किस तरीके से एक मोरनी और आती है जिसका नाम कुब्जा होता है, ठीक है। अब तो वो किस तरीके से इन दोनों के बीच में आ जाती है, वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए वो कहती हैं कि एक दिन मुझे किसी काम की वजह से घर से बाहर जाना पड़ा था, तो हमेशा की तरह जो बड़े मियाँ, मैंने बताया था ना बड़े मियाँ कौन है, जो जहाँ से महादेवी वर्मा जीव जंतु लेके आया करती थी, ठीक है। तो वो रोक लेते हैं, तो जब रोकते हैं तो मैं गाड़ी से उतरती हूँ, तो मैंने ठान लिया था कि आज मैं कोई भी जीव जंतु यहाँ, कोई भी चिड़िया वगैरह यहाँ से नहीं लेकर जाऊँगी। तो इसलिए मैं उनके चश्मे की तरफ देखती रही और उनकी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ देखती रही, लेकिन उनकी पैरों के पास एक पिंजरा था जिसमें एक मोरनी थी, उसको देखने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने देखा कि उस मोरनी की जो पैर है वो टूट गया था, पैर की जो उंगली थी वो टूटी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी और वो मूंछ से बंधी हुई थी, तो इसलिए मुझे उस पर दया आ गई। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है।
ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। तो वो आगे कहते हैं कि वो बताते हैं कि देखिए उस चिड़ी मार ने ऐसे इस मोरनी को पकड़ा, इस चिड़िया को पकड़ा है कि उसने इसकी पैर की उंगलियां ही तोड़ दी हैं। क्या ऐसे कोई चिड़ी मार किसी पक्षी को पकड़ता है? मैं इस पैर टूटी या उंगली टूटी हुई मोरनी को भी ले जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। देखिए मैंने भी बताया था ना कि एक मोरनी आती है जिसका नाम कुब्जा होता है। तो देखिए महादेवी में क्या कह रही हैं कि मतलब कहने की बात यह है कि इतना वो करने के बाद 7 रुपये में मैं उसको खरीद कर ले आई और फिर से मेरा कमरा अस्पताल जैसा हो गया, क्योंकि वो उन्होंने पहले अपने कमरे में ही रखा कुब्जा को और उसकी मरहम पट्टी की देखभाल की। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हो गई। फिर उसे जाली में के घर में वहाँ पर पहुँचाया गया, उसकी उंगलियां तो ठीक हो गई थी, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी ही रही थी, बिल्कुल जैसी सामान्य होती हैं वैसी नहीं हो पाई थी। और वह क्या करती थी, हिल डुल कर चलती थी, मतलब थोड़ा डगमगा कर चलती हुई थी।